हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल संबंधी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया। ठीक है, तो आंसर है इसका 319 से 500 ईस्वी तक। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्री गुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। सॉरी। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये जब समरी पढ़ी थी तब भी देखा था कि ये मतलब उपाधि पूछ ली जाती है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। सर्वप्रथम देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, गुप्त वंश का शासक। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। तो प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो वाकाटक वंश में हमें 2 चीज़ें याद रखनी। क्या क्या? एक तो प्रवरसेन प्रथम और प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया और दूसरे प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और कहा किसने था? विंसेंट स्मिथ ने। तो ये विंसेंट स्मिथ की अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त की तुलना, मतलब समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों की जो तुलना है वो तुलना करते हुए उसको समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री। तो महाराजा धीराज वाली उपाधि देख ली, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त वाली महाराजा धीराज की उपाधि, और चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इसकी एक उपाधि हो गई विक्रमादित्य, और अन्य 2 उपाधि हो गई देवराज और देवश्री। ठीक है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी मिलता है कहीं कहीं और समुद्रगुप्त भी मिलता है। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यहाँ पे समुद्रगुप्त माना है। ठीक है, यूपीपीएससी ने उससे पहले इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय माना। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में हमने देखा था, अशोक और समुद्रगुप्त, और आगे जाके हम देखेंगे तो जहांगीर। ठीक है, और मुख्य रूप से किसका था? तो अशोक का। इलाहाबाद से पहले ये कहाँ था? कौशाम्बी में। ठीक है, और ये अकबर ने स्थापित कराया था यहाँ पे। इलाहाबाद यानी अभी जो उसका नाम है प्रयागराज। तो प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्र के संधि विग्रहक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है? यही इलाहाबाद स्तंभ लेख। और किसने लिखा था ये? संधि विग्रहक हरिसेन। संधि विग्रहक एक पद है और पद का जो अधिकारी वो है हरिसेन। ठीक है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना देता है? तो समुद्रगुप्त के में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम है? तो महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के बाहर राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति किसकी थी? तो समुद्रगुप्त की। मतलब इसने अलग अलग उसके राजाओं के साथ में, अलग अलग क्षेत्रों के साथ में अलग अलग नीति अपनाई थी।
ठीक है। जैसे हम देखेंगे आगे औरंगजेब का पतन क्यों होता है, क्योंकि वो साउथ में विजय के लिए निकल पड़ता है और वहीं पे फंसा रह जाता है। मतलब बहुत सारे कारण थे, एक उसमें मेन विजय दक्षिण विजय का जो उसका लालसा थी उसकी कि मुझे दक्षिण को विजित करना है, वो था। देखो मतलब अभी तो काफ़ी सुविधा हो गई है, लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं कि कंट्रोल एक जगह, मतलब नॉर्थ में बैठा हुआ राजा साउथ को इतने अच्छे से कंट्रोल कर सकता है जितने अच्छे से नॉर्थ में। ठीक है। तो साउथ काफ़ी दूर भी है, वो वहाँ पे मान लो कोई भी ऐसा कुछ असंतोषजनक कुछ उपद्रव वगैरह कुछ भी होता है तो पहले तो पता चलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ सेना वगैरह का अगर कुछ अरेंजमेंट होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता था। तो उस जगह को कंट्रोल करना इतना सहज नहीं था। तो अब उसको समुद्रगुप्त ने क्या किया था, उन राजाओं को विजिट तो किया, ठीक है, फिर उनका शासन उन्हीं को दे दिया और एक तरीके से उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन उनका शासन करने का अधिकार उनको दे दिया। ठीक है, शासन तुम करो, लेकिन अंतिम जो अधिकार है वो मेरा रहेगा। तो इससे क्या हुआ, समुद्रगुप्त की जो आधिपत्य है वो भी बना रहा और दक्षिण भारत में जो शासक थे उनको शासन करने दिया गया, तो वो भी उसके विरोधी नहीं हुए। ठीक है, तो ये उसकी नीति थी और इस नीति का नाम क्या दिया गया, ग्रहण मोक्षानुग्रह। मतलब पहले ठीक है। फिर है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर का। ये हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, वही वो सब इसमें फिर से लिखा हुआ है। अब है कि पृथ्व्याय प्रथम वीर उपाधि थी, तो पृथव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी, समुद्रगुप्त की। ठीक है, अब इसमें 3 कथन दिए हैं और में से हमें कौन कौन सा सही है वो बताना है। हरसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रथम कवि था, प्रसिद्ध कवि था। तो ये अभी हमने देखा ये कि वो प्रसिद्ध कवि था, संधि विग्रह था। उसने देवी चंद्र गुप्तम महाकाव्य की रचना की। तो ये देखो इसमें गुप्तम लगा है तो ऐसा लगे कि ये गुप्त काल का है ना। तो पहली बात तो ये गुप्त काल से संबंधित रचना नहीं है, ये मौर्य काल से संबंधित है। और ये हमने जब मौर्य काल पढ़ रहे थे तब हमने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था। इसके जो रचनाकार हैं वो है विशाख दत्त और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है मुद्रा राक्षस और दूसरी देवी चंद्रगुप्त। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है कि वो प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, यानी हरिसेन। ठीक है, तो ये सही है, मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ शासक दिए हैं और उनके राज्य दिए हैं, इनका मिलान करना है। तो सारे ही नाम थोड़े से अनसुने से हैं, तो सीधा यहाँ पे आंसर देख लेते हैं इसमें क्या है। धनंजय का संबंध है कुस्तलपुर से, नीलराज का संबंध है अवमुक्त से, उग्रसेन का पालक का, विष्णुगोप का कांची। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो वो चंद्र। ये हमने देखा था ना कि कुतुब मीनार जो है वहाँ उसके जो प्रांगण में जो लौह स्तंभ है उस पर चंद्र का नाम मिलता है, और वो जो चंद्र का नाम है विद्वान द्वारा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम है। ठीक है, तो ये उसी का लौह स्तंभ है। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, तो कहाँ था ये मुख्य रूप से, मतलब पहली बार जो इसकी स्थापना हुई थी वो उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में। ठीक है, फिर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है। ठीक है, और ये जो रामगुप्त है ना ये काफ़ी विलासी होता है, इसी वजह से इसको मारा जाता है। तो समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो गुप्त काल में हूणों के आक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और इसका जो पहला हमें साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है वहाँ से।
हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा, देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा। बस इसमें ये दे रखा है, लेकिन इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है हुणों के आक्रमण के बारे में, वो भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त का। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में, मतलब पहला अगर आक्रमण पूछा जाए तो पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। निम्न इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? सेम क्वेश्चन। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, भीतरी स्तंभ लेख। और ये कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है गाजीपुर। अब है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण पूछ रखा है इसमें। तो अरब आक्रमण बाद में होता है, ये इसका कारण नहीं है। हुण आक्रमण ये हमने देखा। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ये भी एक कारण है। सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मतलब जोर पकड़ने लगी थी। कुल मिला के ऐसा भी कहा जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य था ना, वो केंद्रीकृत नहीं था, संघात्मक था, है ना। तो जो सामंत थे वो अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्ता का अनुभव करते थे, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा स्वायत्ता दी गई थी। इसी वजह से इसका पतन भी होता है, क्योंकि फिर वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे हम जो है केंद्रीय सत्ता हथियार है ना। तो ऐसा होता भी है। गुप्त वंश के जो सामंत थे, मौखरी, उन्होंने किया भी, हमने पढ़ा था गुप्त उत्तर काल के जो समरी पढ़ रहे थे। तो मौखरी वंश जो था वो कौन था? वो गुप्त वंश के सामंत ही तो थे, जो गया के रहने वाले थे। और उन्होंने फिर कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की और ठीक ठाक फिर बड़े, मतलब उन्होंने थोड़ा अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। फिर है कि उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। तो ये सारे कारण हैं, और इसमें ये वाला अरब कारण नहीं है, क्योंकि ये बाद में आता है। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि है शकारी। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, ये याद रखना है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये चांदी के सिक्कों को ही रजत सिक्के कहा जाता है। और इनको जो रजत सिक्के थे, इनका नाम था रूप्यक या रूपक। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूप्यक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ठीक है, क्योंकि रजत मुद्राओं पे, मतलब रजत मुद्राओं से हमें पता चलता है कि इसने शक विजय प्राप्त की थी। तो हमने यहाँ देखा भी कि जब वो उसने शकों पर विजय प्राप्त किए तो उसके उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे फैक्ट कैसे ही याद रख सकता है कोई। तो ये भी सही है इसमें। ठीक है, तो इन जो मुद्राओं की तौल थी वो 33 ग्रेन थी। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो भारत की यात्रा फायान ने की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अब यहाँ पे शासक दे रखे हैं, इससे संबंधित अभिलेख दे रखे हैं। तो कुमारगुप्त फर्स्ट का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। इससे ना हमें रेशम बुनकरों के बारे में भी पता चलता है। पतिक का अभिलेख है तक्षशिला अभिलेख। ठीक है, और फिर इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का है उदयगिरी गुहा अभिलेख। समुद्रगुप्त का है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से हमें पहला सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता है कि सती प्रथा प्रचलित होने लगती है। तो पहला साक्ष्य जो है यहीं से मिलता है, इसी अभिलेख से। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो दशपुर अभिलेख। दशपुर अभिलेख को प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, दशपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मंदसौर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो मंदसौर अभिलेख का ही दूसरा नाम दशपुर अभिलेख है। यह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें तत्कालीन लाट देश के रेशम व्यापारियों का दशपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इससे रेशम बुनकरों के बारे में पता चलता है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है? तो कुमारगुप्त फर्स्ट।
रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? अभी हमने देखा दशपुर यानी मंदसौर शिलालेख गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल वंदवर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी, रेशमी सूत बनाने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो पट्टवाय श्रेणी और तैलिक श्रेणी, श्रेणी से तो पता है हमें व्यवसायियों का समूह है, लेकिन पट्टवाय श्रेणी और तैलिक श्रेणी का मतलब है रेशमी सूत बनाने वालों का समूह। ठीक है, अब यहाँ पे शासक दिए हैं और उनकी रानी दी हैं। किसकी कौन सी रानी थी, ये देखो। चंद्रगुप्त की रानी थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की थी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी। ईसा की 30वीं शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो किधर निर्भर हो गए थे? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। और फिर इधर साइड कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति। और इधर पश्चिम की साइड कौन सा था? भड़ोच, उसे भृगकच्छु भी कहते हैं। गुप्त काल में भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार, ठीक है। तो इस साइड अगर हम देखेंगे ताम्रलिप्ति हो गया, और भड़ोच वाला जो पहले का था, जो पश्चिमी देशों के साथ में होता था व्यापार। ठीक है, और अन्य जो बंदरगाह हैं वो हैं भड़ोच, कल्याण, कौबे इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो एक से अधिक। तो इसमें ताम्रलिप्ति और भड़ोच दोनों आ जाएगा, इसीलिए इसमें आंसर होगा ई। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती हैं? प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। ऐसा तो नहीं है पोत निर्माण तकनीकी अति उत्तम उपलब्ध थी, ऐसा हमने कहीं पढ़ा? अभी तक तो नहीं पढ़ा। मतलब इन्होंने इधर साइड जो इनके संबंध बने थे वो क्यों बने थे, मतलब इसका रीज़न पूछ रखा है। तो इसका दूसरा दे रखा है कि इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या। आंसर है इसका सी। हालांकि ये इसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन बाद में जो अरब लेखक वगैरह होते हैं ना, वो बताते हैं इस बात को कि बंगाल की खाड़ी में जो मानसून हवाएं चलती थी उन्होंने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था। अतः सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प सी है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला तो श्रेणी सुन के याद आ जाना चाहिए, व्यापारियों का संगठन। प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख होता था। जब ये श्रेणी पढ़ रहे थे तो विशेषकर यहाँ पे मतलब मैंने थोड़ा फोकस कराया था कि श्रेणी पे राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था श्रेणी के नियम कानूनों में, है ना। तो बताया था कि ऐसा लग सकता है कि राजा का क्यों नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि राजा का हस्तक्षेप नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। जो श्रेणी जो होती है, श्रेणी के जो अपने सदस्य, जैसे व्यापारियों का समूह, वो समूह जो है उसके कुछ सदस्यों से मिलकर बन गई श्रेणी। तो श्रेणी जो थी वो अपने सदस्यों के लिए काम करने के नियम, मानक और कीमतों इत्यादि को सुनिश्चित करती थी। तो ये सही है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्याय का अधिकार होता था, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसमें सी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से। ये भी वक्त पढ़ा था कि चारों तरफ, मतलब हमने देखा था कि भाई पश्चिम में हो गया गुजरात, इधर पूर्व में हो गया बंगाल, और दक्कन तो हो ही गया बीच वाला क्षेत्र, और बिल्कुल साउथ में हो गया तमिल। ये सारे क्या हो गए? वस्त्र उत्पादन से संबंधित। और वस्त्र उत्पादन जो था यही प्रमुख व्यवसाय था गुप्त काल का।
विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुराभिसंधियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का था ये, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही इसने बताया है। और इसकी अन्य रचना देवी चंद्रगुप्त। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो वैश्य वर्ण को, है ना। सार्थवाह कौन था? जो व्यवसायी थे, उनके कबीलों का मुखिया था सार्थवाह, है ना। तो कौन होंगे व्यवसायी? कौन होते? वैश्य वर्ण से होते थे ना। तो ये वैश्य था, मतलब कौन सा वर्ण था? वैश्य वर्ण था। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामी ने लिखा है कि पूंजी द्वारा व्यापार करने वाला पांथों यानी व्यापारियों को अगुआ हो वह सार्थवाह है। यानी व्यापारी जो थे, उनका जैसे कारवा चलता था, तो उसका जो मुखिया होता था वो होता था सार्थवाह। देखो, अमरकोश के टीकाकार हैं क्षीर स्वामी। अमरकोश की रचना इन्होंने नहीं की, इसके टीकाकार हैं, इन्होंने इस पर टीका की, ठीक है, क्षीर स्वामी ने, ये याद रखना है। सार्थान सदनान सरतो, वस्तुतः सार्थ का अभिप्राय है सामान्य संयुक्त अर्थ पूंजी वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों के साथ व्यापार करने के लिए एक साथ कारवा बनाकर चलते थे। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रहे कि हाँ, सार्थवा कौन है? जो व्यापारी को जो कारवा होता था उसका मुखिया। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो मतलब ये जो चारों ऑप्शन है ना, इन दो चारों में से कोई भी सटीक नहीं है। इसमें पूछा आयुर्विज्ञान विषय। तो इस बार मतलब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यानी अगर आयुर्विज्ञान से थोड़ा बहुत जोड़ा जाए तो सुश्रुत को जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये गुप्त काल से संबंधित नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो समय है वो बहुत पहले का, 600 ईसा पूर्व का। और गुप्त काल का समय क्या है? 275 से 550 ईस्वी, हमने देखा था पहले। फिर इसमें लिखा है शौनक ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। शौनक जो है ये भी ऋग्वेदकालीन यानी बहुत पहले के। अब ये दोनों बचते हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों नाटककार हैं। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे, सौमिल गुप्तकालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया, जो कि ठीक है, सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। मतलब इसमें जो आयुर्विज्ञान संबंधित जो कार्य किया वो भी इन चारों में से किया सिर्फ सुश्रुत ने, और वो भी बहुत पहले का है, तो गुप्त काल से संबंधित तो नहीं है, इसलिए इसमें स्टार मार्क किया हुआ है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो फिर से इसमें सेम क्वेश्चन है ये। अच्छा, बीपीएससी में पूछ लिया है, तो इसमें भी स्टार मार्क की ई ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें ई होगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य का। ये क्या है? ये गणितज्ञ हैं। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हैं। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न हैं ये हमें 9 के 9 याद होने चाहिए, और इनकी मतलब ये इनके क्या कार्य थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये भी पता होना चाहिए। ये जब हमने समरी पढ़ी थी तो 9 के नाम थे, और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे वो भी दिया था। तो धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें से आयुर्वेद से कौन संबंधित नहीं है? वो भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक, तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य, ठीक। तो इनकी जो रचना थी उसका एक भाग है लीलावती, ठीक है। इनकी जो रचना थी वो थी सिद्धांत शिरोमणि, उसके ही एक भाग को बोला गया है लीलावती, ठीक है। अब है इसमें कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो शल्य प्रथम शती ईस्वी में पूछा है इसमें, तो हम इस देखते हैं कि ये लोग पहले से हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक थे, आयुर्वेदाचार्य और शल्य चिकित्सा वाले लोग हुए हैं। तो पहला वाला
ऑप्शन जो है मतलब ये सही होगा। फिर है कि 3वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो देखो आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण नहीं हुआ था। हालांकि जो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो हम पढ़ते हैं कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी की थी, लेकिन आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। इसके बारे में हमने इसकी जो समरी पढ़ी थी तब देखा था, इनका नाम कुछ ब्रह्म ब्रह्म करके नाम था, मतलब जो गणितज्ञ थे, इसमें आगे नाम होगा समरी में देख लेंगे। उसके साथ ब्रह्म नाम जुड़ा है, मुझे इतना याद है। प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं सदी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या को बोलते हैं साइन कोसाइन और इन्वर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त, ये है ना जो ब्रह्म में बोली थी उसका नाम है ब्रह्मगुप्त, तो 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। भारतीय यात्रा में फायन ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, तो वह कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। ठीक है। चीनी यात्री फायन गुप्त काल में भारत आया, उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? ठीक है, तो सबके क्षेत्र पता होंगे 9 रत्नों के, तभी हम इस आंसर कर पाएंगे, और इसका आंसर है शपनक। तो इसमें दे रखा है कि बाकी और कुछ दे शंकु हैं, ये हैं क्या बोलते हैं वास्तुकार हैं, है ना, अमर सिंह ये कोसकार हैं, शपड़क हो गए ये ज्योतिष। तो इस तरीके से हमें इनके जो 9 हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कई बार इनसे क्वेश्चन बने। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट। इससे पहले माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, इन्होंने समझाया कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो स्वर्ण मुद्रा है दीनार। निष्क तो हमें पता है सोने से संबंधित है, और निष्क का संबंध है वो वैदिक काल से। कौड़ी तो अब आज भी कौड़ी को कौड़ी कहते हैं ना, जो सीप बोली जाती है, सीप कौड़ी कह लो। और ये पण, तो पण व्यापार वगैरह के लिए यूज होता है। तो इसमें जो मुद्रा का नाम है दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायन के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, सेम क्वेश्चन। गुप्त रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? तो रूपक। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल है राजस्थान का भरतपुर। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। और जो ये कारसारपण है ना, ये आहत सिक्कों को बोला गया है जब ये 16 महाजनपद वाला जो काल चल रहा होता है उस समय का। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरण से, है ना। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसकी प्रारंभ तिथि है 319 ईस्वी। अब इसका मिलान करना है, मतलब ये उपाधियां दे रखी हैं इनकी, किसकी क्या उपाधि है। तो अशोक, प्रियदर्शन, प्रियदर्शी, ये तो बहुत बार पढ़ा है, आराम से कर देंगे इसे। चंद्रगुप्त द्वितीय भी ठीक, मतलब ये भी अच्छे से परिचित हैं। विक्रमादित्य, इन दोनों का हो सकता है ना याद हो, तो याद कर लेते हैं। समुद्रगुप्त हो गया पर क्रमांक, स्कंदगुप्त का हो गया क्रमादित्य।
नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो गुप्त वंश में। ठीक है। और जो ये गांव अनुदान में दिए जाते थे ना, इनको अलग अलग नाम भी दिया जाता था और उन नामों से लेके क्वेश्चन भी बने, जैसे कि पूरा पूरा गांव दान दे दिया। गांव दान देने का मतलब ये है कि जो गांव से जो कर वगैरह प्राप्त होगा वो उस ब्राह्मणों का या फिर किसी मंदिर को दान दे दिया तो उस मंदिर का होगा। ठीक है। और जो वो गांव वगैरह जो दान दिया गया उसको बोला जाता था कहीं कहीं ब्रह्मदेय और अग्रहार। इस तरीके के नाम जो है ये किससे क्या मतलब, ये नाम का मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण मंदिरों को दान में दिए जाते थे गांव, उनको बोला जाता था। ठीक है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। और स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आर्थिक समृद्धि थी, धार्मिक सहिष्णुता थी, भारतीय संस्कृति, मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल था, इसलिए बोला जाता है। हालांकि बाकी चीज़ों में भी आर्थिक रूप से देखें, राजनीतिक रूप से देखें, हर तरीके से समृद्धि थी। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेदिक काल को छोड़कर बाकी किसी हर जगह हम देखते हैं कि स्त्रियों का पतन होता चला जाता है। गुप्त काल में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उपनयन संस्कार इनका बंद हो जाता है, बाल विवाह शुरू हो जाता है। सती प्रथा का भी अब पहला अभिलेख हमें गुप्त काल से ही मिलता है ना। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना? सेम क्वेश्चन। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो भूमाप। देखो मतलब ये जो कुछ शब्द हैं इस तरीके के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं काफ़ी सारे, वो सारे तो याद होने चाहिए। बाकी घटना चक्र में कहीं कहीं दिए हैं, वो याद कर लेंगे तो अच्छा है। लेकिन जैसे ये जो शब्द है ना, जैसे ये क्या है, ये संस्कृत वाले शब्द हैं या फिर तद्भव हैं या प्राकृत वगैरह किसी भी भाषा के शब्द हैं, तो भाई हिंदी भाषा जो अब हम पढ़ रहे हैं वो निकली तो नहीं सबसे है ना। ऐसा तो है नहीं ये कहीं बाहर से आ गई है। तो अगर इस शब्द को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के देखेंगे ना तो कुछ सेम साउंड सा करता हमें प्रतीत होगा, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मैच लगेगा। जैसे वाप है, वाप, दोनों में वाप लग रहा है। अब अगर इसमें देखें माप, मतलब अब आंसर पता है तो इसलिए हो सकता है कि ईजी हो ये करना, लेकिन फिर भी कोई ऐसा हमारे लिए कोई अननोन वर्ड आता है ना, उसमें ऑप्शन हो तो थोड़ा सा इस तरीके से करके देखेंगे ना तो आंसर निकल आता है काफ़ी हद तक निकल, मतलब देखेंगे तो मैच कर जाता है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा उसको ब्रेक करके देखें या फिर 2-3 बार पढ़ें, बार बार इसे पढ़ें और इसे पढ़ें तो हमें लगेगा कि हाँ ये किसके साथ मैच कर रहा होगा, है ना। क्योंकि भाषा जो है ना उनका जुड़ाव रहा है तो कहीं ना कहीं सेम सेम सा मिलता है देखने को। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो कर रहित ब्राह्मणों को, अभी हमने देखा ही। अब इसमें लिखा भी है ये अग्रहार, जो मैंने बोला अग्रहार, और ब्रह्मदेय भी नाम मिलता है। तो गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। करों से मुक्त होने का मतलब राजा कर नहीं लेता था इनसे, है ना। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था, क्योंकि जो मंदिर वगैरह थे वो शिक्षा भी तो प्रदान करते थे ना लोगों को, तो धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य था इसका। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो बिदक भागम। ठीक है। और हिरण्य क्या था? नकद लिया जाने वाला कर। प्राचीन भारत में सिंचाई को बिदक भागम या उदक भाग कहा गया। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था। ठीक है। अभी यहाँ पे बात हो रही है गुप्त काल की, लेकिन जो हिरण्य है एक तो ये नकद कर है और किस काल से संबंधित है? तो ये मौर्य काल से। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा उदरंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों, जो उपरनिका भूमि पर स्थायी या अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। मतलब उपरनिका जो कर है वो किससे लिया जाता था? जो भूमि पर स्थायी अस्थायी रूप से लोग रहते हैं उनसे। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। और 3वीं शताब्दी मतलब गुप्त काल में। और मथुरा और वाराणसी दोनों वस्त्रों के लिए, मथुरा सूती के लिए, वाराणसी रेशम के लिए, है ना, याद रखना। और रेशम बुनकरों से संबंधित अभिलेख कौन सा? मंदसौर। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला,
कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। घंटासाला, कदूरा और चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहां से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटासाला एवं कदूरा जहां पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। तोरमाण किस जनजातीय दल का था? हुणका। जब हुणका सेकंड मतलब बड़ा आक्रमण होता है, उसका जो मुखिया था वो तोरमाण ही था। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया? तो यशोधर्मन ने। ये मालव नरेश था यशोधर्मन। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और उसके बाद मालव नरेश यशोवर्मन में लिखा होता है, यहाँ यशोधर्मन लिखा है, तो यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया तो सुंगयुन। चीनी यात्री सुंगयुन 518 में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। अब यही सुंगयुन की यात्रा फिर दोबारा से पूछ रखी है इसमें, 518 वाला। 518 इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसमें आंसर होगा ई। चीनी यात्री सुंगयुन ने 518 से 521 तक भारत की यात्रा की थी। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। हमने देखा था ये जो देवियों की चित्र हैं सिक्कों पर, उनके साथ अपने नाम का उल्लेख कराने लगे थे, यानी उनसे बराबरी कर रहे थे, तो ये सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीयकृत था, तो केंद्रीकृत नहीं था इसीलिए तो इसका विघटन हुआ था, है ना। सामंती व्यवस्था बहुत ज़्यादा इसमें हावी होने लगी थी। इन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया ही। अभी हमने देखा अग्रहार क्या है? ब्राह्मणों को जो भूमिदान दी जा रही है, तो इसमें आंसर होगा पहला और तीसरा, आंसर होगा सी। ठीक है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम, यानी बलात् श्रम को कहा गया विष्टि। तो विष्टि क्या है ये भी पता होना चाहिए, विष्टि हो गया बलात् श्रम। तो विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, तो ये सही है इसका। तो बलात् से हमें ऐसा लग सकता है कि जबरदस्ती कार्य किया, जैसे कहते हैं बलात् श्रम, तो इसमें इस तरीके का देखो मतलब सेम सा ऑप्शन दे भी रखा है जिससे ऐसा लगे कि हाँ ये हो सकता है। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है क्या है, राज्य के लिए आय का एक स्रोत है और जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावी गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि यानी बेगार बलात् श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में यह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और कठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा नियम नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होता था। कहा जाता है कि शतरंज का खेल कब ओरिजिनेट हुआ, तो कहाँ हुआ? भारत में, वो भी मतलब माना जाता है गुप्त काल में। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत में ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। मतलब ये महाभारत काल से देखने को मिल रहा है, लेकिन जब ये समरी पढ़ी थी तो उसमें दे रखा था कि गुप्त काल में इसका विकास हुआ, ऐसा समझ सकते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो सबसे पहले तो क्या याद करना है कि शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। ठीक है, तो यह एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है, ये हमने पढ़ा था। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है, क्योंकि शूद्रक गुप्तकालीन रचनाकार हैं, तो ये तुम्हें पता चलता ही है। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है? इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों में प्रकाश पड़ता है। जैसे कि इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवा एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों में रूप दिया गया है। हमने उधर देखा था पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो सॉरी पुष्यमित्र शुंग नहीं, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो सातवाहन शासक था, उसने अपने को क्या कहा था कि चतुर्वर्ण रक्षक, मतलब वो अंतरजातीय विवाह को नहीं होने देता था, उनको रोकता था। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो एक मतलब गणिका से विवाह कर रहा है, और जो शूद्र हैं उनको जो
वेद जो पुराण हैं, महाकाव्य हैं, उनको सुनने का अधिकार मिल गया है। पहले उनको अधिकार नहीं था। अगर वो ऐसा सुन लेते थे तो वो अपराध माना जाता था और उनको दंड दिया जाता था। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल का। कपिल ऋषि जो हैं उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। गौतम का यहाँ पे गौतम न्याय दिया, सॉरी गौतम दिया है, तो गौतम जो है न्याय दर्शन से संबंधित है। चारवाक का हमने देखा था, क्या बोलते हैं, लोकायत था, है ना। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदाय में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब यहाँ लिखा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, सेम क्वेश्चन, कपिल द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ये जो दर्शन है ना, षष्ठ दर्शन जिसे बोलते हैं, वेदांत, ये हमें 6 वो पता होने चाहिए, लेकिन इसमें सांख्य से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। देखो, ये वेदों को अपरिसय मानते, एक तरीके से वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। जब ये वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तो फिर ये भी मानेंगे ना कि आत्मा का आवागमन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आस्तिक दर्शन भी कहे जाते हैं। आस्तिक दर्शन का मतलब है जो वेदों की प्रामाणिकता को माने। और भारत का एकमात्र नास्तिक दर्शन है ये चारवाक का, है ना। तो चारवाक का जो नास्तिक दर्शन इसीलिए क्योंकि वो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता। तो जब ये वेदों की प्रामाणिकता को मान रहे हैं तो आत्मा के सिद्धांत को भी स्वीकार करेंगे। इसमें पूछा है सही, तो पहला जहाँ भी यार, अच्छा ये दोनों तो गलती हो गई। अब दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये हमें याद रखना है। तो आंसर होगा इसका बी। अब इसमें कथन कारण दे रखे हैं कि कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता थे। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। ठीक है, तो इसमें आंसर मतलब पहला सही होगा, इसकी व्याख्या भी सही होगी। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, ये तो सबको ही पता है। अभी तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।